मिट्टी में पाए जाने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी के विशेष कार्यों को प्रभावित करते हैं। मम्मी, आईने में से कैसे बताऊंगी? प्लीज जरा खड़ी हो जाइए। ले, होगी खड़ी, अब बता। अब जरा पलटकर मेरी तरफ देखो। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी? बहुत सुंदर हैं आप, तभी तो डैडी ने आपसे शादी की है। उन्होंने पहली नजर में आपको पसंद कर लिया और फिर हो गई नजर नजर में बातें प्यार की। क्यों ठीक कहा ना मैंने? एकदम ठीक कहा तुमने मेरी बच्ची। लेकिन ये बता, मेरी बच्ची ज्योतिषी कब से बन गई? ज्योतिषी नहीं मम्मी, अब ये कहो कि मैं आपकी तरह बुद्धिमान बन रही हूँ। सच डिम्पी? मम्मी, ऐसा कहते हैं ना कि माँ का असर उसके बेटे पे आता है। हाँ, ऐसा कहते तो हैं। लेकिन सच तो ये है कि माँ का असर सबसे ज्यादा अपनी बेटी पर आता है। वो कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक तो वो अपनी माँ के ही रहती है और सारी दुनियादारी वो अपनी माँ से ही सीखती है। क्यों ठीक कहा ना मम्मी? सच कहा डिम्पी तूने। लेकिन एक बात बताऊं तुझे? हाँ बताओ, आपकी तो हर बात सुनना मुझे बहुत पसंद है। डिम्पी, तूने मुझे उस समय नहीं देखा जब मैं जवान थी। गुलाब के फूल की तरह सुंदर थी मैं, और मेरा चेहरा रेशम जैसा मुलायम था। सच्ची मम्मी? हाँ डिम्पी, एकदम सच। पता है, जब मैं बन ठन कर घर से बाहर निकलती थी तो क्या होता था? मुझे क्या मालूम क्या हुआ, आप बताइए। बताऊं? रास्ते पर चलने वाले लोग रुक जाते थे, मुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। मेरे ब्याह के लिए इतने संदेशे आते थे कि मेरी मम्मी के लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता था। OMG! Oh my God! बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है OMG का मतलब क्या होता है। हाँ, तो अब आगे सुन। तुझे पता है, जब तेरे डैडी ने मुझसे ब्याह किया था तब मैं बहुत खूबसूरत थी, गुलाब के फूल की तरह सुंदर। मम्मी, आप कमाल करती हो। मुझे कैसे मालूम होगा कि आप कैसी दिखती थी? मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। ये तो मैं भी जानती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तूने मेरी शादी की तस्वीरें भी नहीं देखी। तो अभी दिखाओ ना मम्मी वो तस्वीरें, मुझे देखनी है। प्लीज मम्मी। कैसे दिखाऊं डिम्पी, तुझे वो तस्वीरें कैसे दिखाऊं? क्यों मम्मी, क्यों नहीं दिखा सकती वो तस्वीरें? क्या डैडी उस वक्त पतले थे या मोटे थे? नहीं डिम्पी, ये कारण नहीं है। तो फिर क्या कारण है? कोई राज है क्या? यही समझ ले, मैं अपनी सासू माँ की बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही तेरी दादी माँ तस्वीरों की एल्बम अपने साथ ले गई थी और फिर कभी मुझे वापस ही नहीं। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो हमारे ब्याह के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि तेरे डैडी मुझसे ब्याह करें। क्यों मम्मी, इसका कारण क्या था? उन्होंने तेरे डैडी के लिए कोई और दुल्हन ढूंढ रखी थी और तेरे डैडी ने उस ब्याह से इनकार कर दिया और मुझसे शादी कर ली। इस मुद्दे को लेकर घर में बहुत झगड़े भी हुए, लेकिन तेरे डैडी अपनी जिद पर अड़े रहे। अच्छा हुआ मम्मी जो डैडी ने आपसे शादी कर ली, वरना मेरा क्या होता? लेकिन आप चिंता मत करो, जब हम दिल्ली जाएंगे तो मैं दादी माँ के घर से वो सारे एल्बम्स उठा के ले आऊंगी, फिर हम दोनों साथ में मिलकर उसे देखेंगे। पता नहीं तेरी दादी ने वो तस्वीरें रखी होंगी या नहीं, मुझे तो इस बारे में डाउट है। इस बारे में डाउट है? ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी? बेटा, तेरे डैडी के साथ मेरा प्रेम विवाह था और तेरी दादी को ना मैं एक आंख नहीं भाती थी। एक आंख भी नहीं भाती थी? क्यों मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या दादी की सिर्फ एक ही आंख थी? दूसरी आंख को क्या हुआ था? बहुत भोली है मेरी बच्ची। डिम्पी एक मुहावरा है, इसका मतलब ये है कि तेरी दादी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ऐसा बोलो ना मम्मी। मुझे ये कठिन मुहावरे समझ में नहीं आते, आप मुझसे सीधे सीधे बात क्या करो। ठीक है, भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ओ माँ, ये क्या हो गया? क्या हुआ मम्मी? 11 बज गए डिम्पी, 11 बजे तो पंचायत की मीटिंग थी। जल्दी से ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। घबराओ मत मम्मी, चिंता मत करो, मैं फुल स्पीड में कार चलाऊंगी और आपको पंचायत के ऑफिस पहुंचा दूंगी। नहीं डिम्पी, तू मत चलाना कार। क्यों मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हो? कार क्यों ना चलाऊं? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है मम्मी। ये तो मुझे पता है, लेकिन लेकिन क्या?
रास्ते में कहीं तुझे अजय और दामिनी एक साथ दिख गए तो तेरा मन विचलित हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा बेटा, जल्दी से फोन करो, ड्राइवर को बुला। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? मम्मी घंटी जा रही है लेकिन ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। गया होगा अपने यारों दोस्तों के साथ गप्पे मारने और चाय पीने। ऐसा कर, तू ही मुझे पंचायत ऑफिस ले चल, वरना देर हो जाएगी। चलो मम्मी, चलो। पिछली बार हम लोगों ने रासायनिक खाद और उसके दुष्परिणामों पर चर्चा की। अब तो ऐसा लगता है कि अगर इसी प्रकार हमने पर्यावरण दूषित जारी रखा तो मानवता का विनाश निश्चित है। बिल्कुल सही कहा रशीदा भाभी आपने। जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। आज सभी इस बात को मान रहे हैं कि रासायनिक खादों एवं विभिन्न कृषि रसायनों के प्रयोग से मिट्टी, जल और हवा सभी पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए अब जरूरी है कि इन रासायनिक खादों का विकल्प खोजा जाए। बोलू भैया, ये तो बहुत चिंता की बात है। माधव भैया, इसका क्या विकल्प है? अवश्य है, विकल्प के रूप में हरित खाद का उपयोग किया जाता है। ये हरित खाद का क्या मतलब होता है, मैं समझी नहीं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, हरित खाद के लिए कुछ विशेष फसलों को, विशेषतः दाल के पौधों को थोड़ा बड़ा होने पर खेत जोतकर उसे मिट्टी में मिला देते हैं। सभी दलहन फसलों जैसे मूंग, मटर, बकोला, मटर और बकोला की जड़ों में छोटी गांठें होती हैं। इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को लेकर पौधों को खाद के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये पौधे हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाते हैं जो एक खाद का काम है। इसीलिए 4 साल में एक बार मूंग या मसूर की खेती करके उसे मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य वापस आ जाता है। केवल यही नहीं, इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल और एजोला से प्राप्त खाद को भी हरित खाद कह सकते हैं, जिसे गांव के तालाब या नालों में अनायास उत्पन्न अलगी और फर्न का प्रयोग किया जाता है। हरित शैवाल या अलगी के लिए एक खास निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होता है, परंतु फर्न तो जमे हुए पानी में काई के रूप में तैयार मिल जाता है। जैविक खाद को हरित खाद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि। किंतु ये सब तो बहुत महंगा होगा। उसकी चिंता मत कीजिए, जैविक खाद को तैयार करना सस्ता एवं आसान भी है। इसके प्रयोग से मिट्टी एवं फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। अतः यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी परीक्षण के साथ साथ फसलों की आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। रशीदा भाभी, इनको बनाने के तरीके को बारे में बताइए। कंपोस्ट खाद जैसे फास्फो कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में मुख्यतः वनस्पति सामग्री और पशुओं का बिछावन, गोबर एवं मलमूत्र होता है। यह जैविक खाद फसल के लिए अति उत्तम खाद मानी जाती है। भाभी, अब फास्को खाद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए ना। वो भी बताती हूँ। फास्को कंपोस्ट बनाने के लिए एक गड्ढे में कूड़ा, फसलों के अवशेष, जलकुंभी, करंच या अन्य
या जंगली पौधों की पत्तियां गड्ढे में भर देते हैं। इसमें गोबर, मिट्टी और थोड़ा यूरिया तथा रॉक फास्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। अच्छा, वो भी डाल दिया। फिर उसके बाद? इसके बाद गड्ढे को बारीक मिट्टी से भरकर गड्ढे को ढककर गोबर लेप कर गड्ढे को बंद कर देते हैं। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब है अपना काम पूरा हो गया? नहीं भोलू भाई, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद सामग्री की पलटाई बीच बीच में करते रहते हैं और पानी भी डालते रहते हैं। तब कहीं जाकर 3-4 महीनों बाद खाद तैयार हो जाता है। इस खाद का उपयोग फसलों के बुआई के समय सुपर फास्फेट खाद की जगह कर सकते हैं। एक और बात बताएं आपको, वर्मी कंपोस्ट में केचुए का भी प्रयोग करते हैं। केचुए का प्रयोग करते हैं? केचुआ, गोबर, सड़ी गली पत्तियों, जलकुंभी और जैविक पदार्थ आता है। केचुआ सड़ी गली पत्तियां, जैविक पदार्थ, गोबर और पत्तियां खाता है। इसको खाने के बाद जो मलमूत्र त्याग करता है, यही वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद है। यह जमीन के लिए उच्च कोटि का संतुलित खाद है एवं जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। वर्मी कंपोस्ट में सामान्य मिट्टी से कई गुना ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व मिलते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रसीदा दीदी, बताइए ये वर्मी कंपोस्ट कैसे बनते हैं? इसके लिए ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती, लेकिन स्थान हवादार हो। फिर गड्ढे के चारों तरफ मेड़ बना देते हैं ताकि कंपोस्टिंग पदार्थ इधर-उधर बेकार ना हो। नीचे सड़ा हुआ कचरा, फिर केचुआ, फिर घरेलू कचरा आदि, तब पुआल, सड़ी गली पत्तियां, गोबर इत्यादि डालकर अंत में 3-4 इंच मोटा गोबर का परत डालकर उसे बोरे से ढक देते हैं। फिर कितने दिनों में ये खाद तैयार हो जाता है? यही कोई 50-60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट में सामान्य मिट्टी से कई गुना ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व मिलते हैं। तो बोलो भाई, आप सभी को जैसा हम लोगों ने बताया, अपने अपने घरों में जाकर कंपोस्ट खाद की तैयारी कीजिए। हम जरूर करेंगे भैया। आप दोनों ने जो इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का समय 11 बजे निर्धारित किया गया था और अब 11:30 बज चुके हैं और श्रीमती शीबा राज जी अब तक नहीं पहुंची। इसलिए मैं मीटिंग की शुरुआत कर रही।
श्रीमती शीबा राज जी, आप पिछली मीटिंग में भी देर से आई। आपसे मेरी विनती है कि कृपया समय पर आया कीजिए। बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी आने की, लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है मेरी। उठकर फिर तैयार होना समय लग जाता है मुझे। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि पंचायत की मीटिंग संध्या के समय रखें? प्लीज प्लीज शांत रहिए और ध्यान दीजिए। हुकुम सिंह जी, क्या मुझे आने में सच्ची देरी होगी? आप कितने बजे आए? ये सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं बाद में बता दूंगा मैं कितने बजे आया। इतने में तो आप मुझे बता देते हुकुम सिंह जी। श्रीमती शीबा राज जी, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। क्षमा कीजिए, मुझे जरा ज्यादा बोलने की आदत है। आप बोलिए, मैं चुप रहूंगी। अपने गांव में तुरंत कौन से काम करवाने हैं उसकी मैं पूरी लिस्ट बनाकर लाई हूँ। अपने पंचायत के दायरे में छोटी मोटी कुल 8 सड़कें और 40 गलियां हैं, जिनमें से 4 सड़कें और 10 गलियां ऐसी हैं जिनका मरम्मत हमें जल्द से जल्द करवाना होगा। सड़कों की मरम्मत तो तुम करवाओगी, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से लाओगी? अगर मेरे पास कोई पैसा मांगने आएगा तो मैं नहीं दूंगी। फंड हमें सरकार से मिल जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा के लिए हमें अपने गांव में अस्पताल बनवाने होंगे। हमने जिन सरकारी योजनाओं को अपने गांव में लागू किया है उनकी पूरी लिस्ट में बनाकर लाई हूँ। मुझे लगता है कि इनकी प्रतियां बनाकर हमें गांव में बांट देनी चाहिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ताकि हमारे गांव के किसान बहनों और भाइयों को इलाज कराने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े। सरकार से रुपया मांगने की क्या आवश्यकता है? मेरे पति परमेश्वर श्री जगदीश राज जी के पास बहुत पैसा है। एक क्या 10 अस्पताल बनवा देंगे वो। श्रीमती शीबा राज जी, आप मुझे अपनी पूरी बात बोल लेने दीजिए। उसके बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगी। मैं तो आपके और गांव वालों के भले की बात कर रही थी। जैसी आपकी मर्जी, आप बोलिए, मैं चुप रहूंगी। भाभी जी जरा आप चुप रहिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। तुम चुप रहो हुकुम सिंह, मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगी। देखिए, गांव में वृक्षारोपण करवाना, बगीचे बनवाना और बच्चों के खेल कूद के लिए कुछ साधन भी जुटाना बहुत आवश्यक है। और इसकी शुरुआत हम सरकारी फंड से तुरंत कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं। अपने गांव में भी नाटक गृह होने चाहिए। पड़ोस के गांव में भी नाटक गृह हैं जहां पर शकुंतला, रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक खेले जाते हैं। तो फिर हमारे गांव में भी ये सुविधाएं होनी चाहिए।
बहुत अच्छा सुझाव है। इसके लिए मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी। हमने जिन सरकारी योजनाओं को अपने गांव में लागू किया है उनकी पूरी लिस्ट में बनाकर लाई हूँ। मुझे लगता है कि इनकी प्रतियां बनाकर हमें गांव में बांट देनी चाहिए। बताइए वो लिस्ट। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। ये काम आप आज ही करवा दीजिए। और मेरा भी एक सुझाव है। जिन लोगों ने किसान बहनों और भाइयों के साथ छल कपट किया है और कठिन समय पर उन्हें सूद पर पैसे देके डराया धमकाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम तो लगता है मेरे पीछे पूरी तरह पड़ गई। मैंने किसान बहनों और भाइयों से विनती की है कि वो उन लोगों के नाम और शिकायतें लिखकर पंचायत को दे दें। और पंचायत के सदस्यों से मेरी विनती है कि वो किसान बहनों और भाइयों को ये बताएं कि सरकारी बैंकों द्वारा बहुत कम दरों पर ही कर्ज मिल रहे हैं। सिंह, लगता है कि अब तेरे बुरे दिन भी आ गए। महिला सरपंच दामिनी जी के सुझाव का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी से विनती करती हूँ कि इनके सुझावों का समर्थन करें। भाभी जी, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? भाभी जी, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? ये नियम लागू हो गया तो मेरे साथ साथ जगदीश जी भी जेल के अंदर जाएंगे। पहले बताना चाहिए था ना ये सब। माफ कीजिएगा, आप मुझे बोलने का मौका ही तो। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। हेमा दबे कदमों से उस सुनसान उजाड़ हवेली में दाखिल हुई। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी दीवार पर लटक रही थी। रात के 12 बज चुके थे। घड़ी के बाएं तरफ एक पेंटिंग थी। ये राजकुमारी की तस्वीर थी। हेमा को देखते ही राजकुमारी की आंखें चमक उठी और वो जोर से हंसने लगी। हेमा डर गई और वो बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो जोर से चीखी। क्या हुआ डिम्पी, तो इतना डर क्यों गई हो? मम्मी, ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या, तू फिर से वो जासूसी नावल पढ़ रही है? कितनी बार का है, कुछ रोमांटिक नावल पढ़ा कर। जिसके जीवन में ना प्रेम है ना रोमांस, वो रोमांटिक नॉवल कैसे पढ़े मम्मी? तू चिंता ना कर लाडली, तेरी जिंदगी में भी कोई ना कोई जरूर आएगा। और हो सकता है तेरा वो अजय वापस आ जाए तेरे पास। पता नहीं वो सुहाना दिन कब आएगा। खैर, ये सारी बातें छोड़ो। आज आपकी पंचायत की मीटिंग कैसी रही? जाने में थोड़ा सा देर हो गया तो दामिनी लेक्चर देने लगी। दामिनी? उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको लेक्चर दे? क्या कहा उसने? बस समय पे आया करो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें समय पर आने के लिए बोले? फिर तुमने क्या बोला? मैंने साफ कह दिया कि मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। अपनी मर्जी से आऊंगी, मर्जी से जाऊंगी। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे राजा, मेरे सरकार, मेरे हमदो, मेरे दोस्त? कोई तो रास्ता निकालो ना। इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? दामिनी मैडम ने तो मुझे भी मुसीबत में डाल रखा है। भाभी जी को बोलिएगा पंचायत की मीटिंग में अपना मुंह बंद रखें, वरना आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब? सरकार, मतलब तो आप अपनी भाभी जी से पूछ लीजिए, मतलब मेरी भाभी जी से पूछ लीजिए। जय राम जी की। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है।